गुड मॉर्निंग। तो पिछले अध्याय में जो था दोष भेदी अध्याय, उसमें हमने दोषों के भेद और उनके कर्म देखे। अब दोषोपक्रमणीय अध्याय में हम दोषों के उपक्रम देखेंगे। अब दोष मतलब दोष, वात पित्त कफ। उपक्रम मतलब ठीक करने की चिकित्सा या शांत करने की चिकित्सा। तो इस अध्याय में वात पे कौन कौन सी चिकित्साएं चलती हैं, पित्त पे कौन कौन से प्रयोग करने चाहिए और कफ में क्या क्या देना चाहिए, तो ये सब चीजें वर्णन की गई हैं। ये 13वां अध्याय है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का। 11वां था दोषादि विज्ञानीय, 12वां दोष भेदीय और 13वां दोषोक्रमणीय। ठीक है, तो इस अध्याय में है क्या क्या। एक तो उपक्रम मतलब वेज टू रिड्यूस और पैसिफाई द दोष। दूसरा दोष गति। अब ये दोष गति क्या चीज है? दोषों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, वो किस प्रकार से होता है और कितनी ऐसी गतियां हैं, उसका वर्णन। तीसरा आम। आम ये कंसेप्ट इस अध्याय में बताया गया है। आम मतलब इमेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट्स, जिनको हम यूजुअली नॉर्मल लैंग्वेज में टॉक्सिन्स भी कहते हैं, राइट। तो ये टॉक्सिन जो है ये इंटरनल टॉक्सिन्स हैं। दीज आर सेल्यूलर लेवल और बॉडी लेवल टॉक्सिन्स, नॉट द टॉक्सिन्स और केमिकल्स विच आर फाउंड। ये पेस्टिसाइड्स नहीं है, ये इंटरनल टॉक्सिन्स। चौथा औषध सेवन काल। ठीक है, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको बताते हैं कि ये गोली खाने के पहले लेना, ये गोली खाने के बाद लेना, ये गोली सोते समय लेना, ठीक है, ये गोली दिन में 3 बार लेना। तो ये जो है ये औषध सेवन काल है, दैट इज द टाइम टू टेक मेडिसिन। आयुर्वेद में कितने औषध सेवन काल बताए हैं उसका भी वर्णन इस अध्याय में आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं वातस्य उपक्रमा, मतलब वात के उपक्रम। वात में व्यात बढ़ने पर क्या क्या देना चाहिए। तो वातस्य उपक्रमा समझ लेते हैं पहले। वातस्य उपक्रमा स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु। स्नेह, अब ये स्नेह क्या है? स्नेह मतलब स्नेह पान करवाना या घी या तेल। 4 प्रकार के स्नेह बताए, घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो ये चारों स्नेह का एक एक करके या मिला के स्नेह पान करवाना। स्नेह पान मतलब अंदर लेना, टू इनटेक द स्नेह। इसके साथ साथ स्नेह का परिमार्जन मतलब बाह्य से स्नेहन करना। जैसे हम सर पे तेल लगाते हैं, वो सर का स्नेहन हो गया। कमर में जब दर्द होता है तेल लगाते हैं, वो कमर का स्नेहन हो गया। तो तेल का अंदर लेना, दैट इज इंटरनल ओलिएशन बाय ऑयल, घी, फैट वगैरह। और एक्सटर्नल ऑयल मसाज, ये दोनों चीजें स्नेह में आ जाती हैं। अब स्वेद। स्वेद का मतलब स्वेदन कराना, स्वेदन कराना, वहां पसीना लाना। तो अब ये स्वेद जो है ये एकांग स्वेद भी हो सकता है और सर्वांग स्वेद भी हो सकता है। ठीक है, स्वेद कराने से स्वेद स्वेद निकलता है। ठीक है, सो दिस स्वेद इज सुडेशन। सुडेशन मीन्स स्वेटिंग थेरेपी। तो एकांग मतलब एक अंग का, अगर आपने स्वेद मतलब सेक, एक पार्ट को सेक दे रहे हैं या पूरे शरीर को सेक दे रहे हैं। ठीक है, तो स्वेद मतलब सेक। संशोधनम मृदु, मृदु संशोधन। अब संशोधन कौन कौन से हैं? संशोधन है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। तो यहाँ पर जो संशोधन कहा गया है ये वमन और विरेचन को ज्यादा कहा गया है, मतलब उसका रेफरेंस है। वमन और विरेचन भी फुल मात्रा में नहीं देना है, मृदु संशोधन हल्की मात्रा में देना है। ठीक है, फिर रस के बारे में उन्होंने लिखा स्वाद, आम्ल, लवण। ये तो पहले अध्याय में ही उन्होंने बता दिया था कि मधुर, आम्ल, लवण ये वात को शमन करते हैं। तो स्वाद, आम्ल, लवण। उष्णानी भोज्यानी मतलब गरम गरम खाना खाना, ऐसा खाना जो मधुर, आम्ल, लवण है और उष्ण है।
उष्ण भोजन। अभ्यंग मर्दनम, अभ्यंग मर्दनम वापस ऑयल मसाज के लिए ही उन्होंने यूज किया है। पूरे बॉडी में जब ऑयल लगाते हैं तो उसको अभ्यंग कहते हैं। ठीक है। वेष्टनम, वेष्टनम का मतलब है wrapping और कवरिंग समथिंग। वेस्टर्न मतलब रैपर, तो वेस्टर्नम मतलब कवरिंग समथिंग। जैसे सर दर्द होता है तो हम सर को बांध के रखते हैं, तो दैट इज वेस्टर्नम। ठीक है। तो कवरिंग समथिंग इज वेस्टर्नम। त्रासनम, त्रासनम मतलब डराना, धमकाना या तकलीफ देना, किसी चीज को तकलीफ देना, ये त्रासन है। जैसे नींद नहीं आती तो क्या करते हैं, थोड़ा सा मसाज कर दो सर को। तो मसाज करने में क्या करते हैं हम, सादे हाथ से भी मसाज कर दिया तो वो त्रासन होता है। त्रासन से सर हल्का लगता है और नींद जल्दी आ जाती है। वैसे ही जब ये जो रेस्लर्स होते हैं, ये रेसलिंग मैच के पहले क्या करते हैं, पूरे शरीर को दबाते हैं। क्यों, ये त्रासन चिकित्सा है। त्रासनम। सेको, सेक मतलब यहाँ परिशेक, मतलब कोई पार्ट पे या पूरे बॉडी पे गरम गरम लिक्विड्स का परिशेक। जैसे शंकर के मंदिर में गए हैं कभी, तो उसके ऊपर जो मटका लगा रहता है उससे टॉप 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 गिरता रहता है ना, तो वो परिशेक है। वैसे ही गरम पानी या गरम तेल या अलग अलग चीजों का शरीर पे सेक, परिशेक करवाना। मध्य शैष्टिक गौडिकम, मध्य पैष्टिक गौडिकम, मध्य पैष्टिक गौडिकम मतलब ऐसी सुरा, ऐसी दारू जो पैष्टिक मतलब किसी धान्य के फ्लावर मतलब आटे से बनी है या गुड़ से बनी है। उसके बाद स्निग्धोष्ण बस्तयो बस्ती नियमा, मतलब स्निग्ध और उष्ण का बस्ती देना। उसके बाद सुखशीलता मतलब कंफर्ट। ठीक है, मेरा पीठ दर्द कर रहा है, मैं थोड़ा सो लेती हूँ, तो दैट इज सुखशीलता। सुखशीलता से भी वात कम होता है। दीपनैहि पाचनैहि सिद्धाः स्नेहाश्च, मतलब दीपन पाचन द्रव्य से सिद्ध स्नेह पान करवाना। पान करवा, अनेकों योनियां मतलब अलग अलग योनि, 4 योनि तो मैंने तभी बता दी थी। घृत योनि मतलब उत्पत्ति स्थान, तो घृत तैल वसा मज्जा, ये 4 स्नेह की योनियां हैं। तो इन चारों स्नेह की योनियों को या चारों स्नेह को दीपन और पाचन औषधियों से सिद्ध करवाना, ये इस लाइन में बताया गया है। तो दीपन है, दीपन मतलब भूख बढ़ाने वाला, पाचन मतलब डाइजेशन बढ़ाने वाला। अब भूख और डाइजेशन दोनों अलग अलग चीज है। जैसे सौंठ ले लो, तो सौंठ जो है वो अदरक का पाउडर है, ड्राइड पाउडर। सौंठ जो है वो दीपन पाचन दोनों करवाता है, लेकिन अदरक जो है वो सिर्फ दीपन करवाता है। दीपन मतलब भूख बढ़ाने वाला, और पाचन मतलब जो खाया हुआ खाना है उसको पचाने में उपयुक्त। सबसे अच्छा पचाने में कौन सा एडवर्टाइजमेंट देखा है, या तो हाजमोला या तो हिंगोली, राइट, ये पाचन द्रव्यों से बने हैं। तो जो खाया है उसको पचाने के लिए पाचन द्रव्यों से सिद्ध स्नेह देना चाहिए, इससे वात भी कम होता है। विशेषात मेद्य पिशित रस तैलानुवासनम, मतलब वोलिएशन एनिमा प्रिपेयर्ड फ्रॉम और स्नेहन एनिमा प्रिपेयर्ड फ्रॉम फैटी मीट एंड ऑयल। तो बेसिकली अगर वात के उपक्रम अगर आप देखो तो रस में स्वाद आम्ल लवण, स्नेह तैल, जितना स्नेह यूज करोगे उतना वात का शमन होगा। स्नेह कहाँ देते हैं, इंटरनली देते हैं, एक्सटर्नली देते हैं। स्नेह का उष्ण, उष्ण चीजों का इंटरनली भोजन में देते हैं, या फिर परिशेक करवाते हैं। मीठे चीजों से बना हुआ मद्य देते हैं, ठीक है, और बस्ती देते हैं, उसके साथ साथ मृदु संशोधन देते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पित्तस्य उपक्रमा पे। पित्तस्य सर्पिषः पानम, सर्पी मतलब घी, सर्पी मतलब घी। पित्तस्य सर्पिषः पानम स्वादु शीतै विरेचनम। अब इन्होंने संशोधन में क्या बताया यहाँ पर, विरेचन। ये विरेचन पूर्ण मात्रा में देना है, फुल विरेचन देना है, लेकिन रोगी का बल देख के। और स्वादु शीतई, स्वादु शीतई विरेचनम मतलब शीत और मधुर द्रव्यों से देना है।
स्वादु तिक्त कषायाणी, वापिस से 3 रस बता दिए जो उन्होंने फर्स्ट अध्याय में भी बताए थे। पित्त शामक, कषाय तिक्त मधुरा पित्तम, याद है? तो स्वादु तिक्त कषायाणी भोजनानी, भोजन करना चाहिए स्वादु तिक्त और कषाय रस वाली, या वैसे ही औषध देने चाहिए जो स्वादु तिक्त और कषाय, स्वादु मतलब मधुर, मधुर तिक्त और कषाय रस युक्त भोजन या औषध देना चाहिए। सुगंधि शीत हृदयानाम गंधानाम उपसेवनम, गंध मतलब स्मेल, तो सुगंधि शीत और हृदय, हृदय को हृदय के लिए हितकर या हृदय को प्रसन्न करने वाली चीजों का गंध लेना चाहिए। सुगंधि शीत हृदयानाम गंधानाम उपसेवनम, कर्पूर चंदन उशीर अनुलेपन क्षणे क्षणे, कर्पूर चंदन उशीर, कर्पूर मतलब कापूर कैम्फर, चंदन मतलब चंदन और उशीर मतलब खस, तो कपूर चंदन उशीर अनुलेप, लेपन करना चाहिए उस पार्ट को या पूरे शरीर को, क्षणे क्षणे, क्षणे क्षणे मतलब बार बार या फ्रीक्वेंटली। प्रदोषत चंद्रमा सौधम, प्रदोषत चंद्रमा सौधम मतलब ऐसे टेरेसिस पे जाना चाहिए जहाँ ठंडी मूनलाइट आए, ठीक है। हारी गीतम, हारी गीतम मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट सॉन्ग, प्लेजेंट सॉन्ग जो मन को लुभाए, ऐसे सॉन्ग। सौदम हारी गीतम, हिमो अनिलाहा मतलब ठंडे, ठंडे वायु में रहना चाहिए, ठीक है। अयंत्रणम सुखम मित्रम, अयंत्रण मतलब कंट्रोल न करने वाले, कंट्रोल न करने वाले मित्रों के साथ रहना चाहिए। थोड़ा सा मित्रों, ये थोड़ा सा ये है, मतलब पचने के लिए भारी है, लेकिन अयंत्रण सुखम मित्रम मतलब ऐसे मित्र जो हम आप पे कंट्रोल नहीं रखे, झगड़ा नहीं करे, तकलीफ नहीं दे। पुत्रम संदिग्ध मुक्तवा, पुत्रा असंदिग्ध मुक्तवा मतलब ऐसे बच्चों के साथ रहना चाहिए या अपने बच्चे के साथ, उस बच्चे के साथ रहना चाहिए जो आपसे असंदिग्ध बात करे। असंदिग्ध मतलब अच्छी तरह से बात करे, कॉर्डियली, वेरी आपका सम्मान करके बात करे, और मुग्धवा आपको अच्छी लगने वाली बात कहे। अब छंदानुवर्तनो दारा, छंदानुवर्तनो मतलब स्पेंड टाइम, दारा मतलब, दारा मतलब बीवी, और वो बीवी कैसी होनी चाहिए? प्रिया शील विभूषिता मतलब प्रिय, हमको प्यार करने वाली। शील मतलब ओबीडियंट, और विभूषित, अब यहाँ विभूषित का मतलब आभूषण नहीं है, विभूषित मतलब वर्चुअस, जिनमें अच्छे अच्छे गुण हो, ऐसे बीवियों के साथ नहीं, बीवी के साथ रहना चाहिए। शीतांबु धारा गर्भाणी मतलब ऐसे, गर्भाणी गृहाणी मतलब उद्यान दीर्घिका, मतलब ऐसे जगह पे रहना चाहिए जहाँ ठंडे, शीतांबु धारा, शीतांबु, अंबु मतलब पानी, शीत मतलब ठंडा, धारा मतलब धारा, जो धारा, धारा तेल नहीं है, धारा मतलब धार, तो ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ ठंडा हो। सुतीर्थ विपुल स्वच्छ सलील आशय सैकते मतलब ऐसी जगहों पे रहना चाहिए। सलील मतलब सलील मतलब नदी, सलील मतलब नदी। सुतीर्थ मतलब जिसका बैंक बड़ा हो, छोटी नदी नहीं। विपुल स्वच्छ, स्वच्छ मतलब क्लीन, नदियों के पास रहना चाहिए। स अम्भोजल तीरांते कायमाने द्रुमाकुले, स अम्भोजल मतलब पानी में होने वाले या पानी के पास होने वाले घरों में रहना चाहिए, या पानी के तट पे होने वाले घरों में रहना चाहिए, जिसमें क्या क्या हो? कायमाने द्रुमाकुले मतलब दिखने में बहुत अच्छे हो, जैसे लोटस हो, फ्लावर्स हो, ट्रीज हो। सौम्य भावा, सौम्य भावा मतलब काम माइंड, मन को शांत रखना चाहिए। पयः सर्पी विरेकश्च विशेषता,
कंज्यूमिंग ऑफ मिल्क, पय मतलब मिल्क, सर्पी मतलब घी, एंड विरेचन विशेष ट्रीटमेंट है। वात की विशेष ट्रीटमेंट क्या है? बस्ती। पित्त की विशेष ट्रीटमेंट विरेचन। तो ये पित्त के उपक्रम है। अब इनको समराइज कर लेते हैं। एक तो मधुर तिक्त और कषाय रस का खाना खाना चाहिए, ठंडी जगहों पर रहना चाहिए, ठंडे धाराओं का शरीर के ऊपर सेक करते रहना चाहिए, या ऐसे जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर प्रसन्न एटमॉस्फेयर हो, जैसे मित्र हैं, दारा मतलब बीवी है, लड़के हैं, बच्चे हैं, तो ऐसी जगहों पर रहना चाहिए। साथ में घी का बहुत सेवन करना चाहिए, घी को लेना चाहिए, दूध को लेना चाहिए, और विशेष रूप से विरेचन, ये पंचकर्म करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके पित्त के उपक्रम। अब हम जाते हैं कफ के उपक्रम में। कफ के उपक्रम में क्या क्या बताया उन्होंने? श्लेष्मणा विधिना युक्तम तीक्ष्णम वमन रेचनम। विधिना युक्तम, अब वमन जो है, देखो विरेचन ये वो प्रयोग है जो हम नॉर्मली करते हैं, वी रेगुलरली पास स्टूल्स। तो अगर हम विरेचन करेंगे तो उसमें ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं आती। जहाँ एक स्टूल पास करने वाले हैं या दो स्टूल पास करने वाले हैं, वहां पर 6 8 10 स्टूल्स पास करते हैं। थोड़ा सा बल का ह्रास हो जाता है, थोड़ा थकान आ जाती है, लेकिन इसमें आप शरीर के उल्टी दिशा में कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वमन में आप शरीर के उल्टी दिशा में कर रहे हैं। तो इसलिए विधि युक्त वमन करवाना जरूरी है, और कफ में तो तीक्ष्ण वमन करवाना जरूरी है। वमन जो है वो कफ की विशेष चिकित्सा है। तो तीक्ष्ण वमन और तीक्ष्ण विरेचन करना चाहिए। अब विरेचन को एक बार हमने पित्त में ले लिया, वापस से कफ के इसमें क्यों वर्णन है इसमें? तो अगर पूरब पार्ट में कफ है तो वमन करवाते हैं, नियरेस्ट आउटलेट से बाहर ले जाते हैं। और अगर पूरक के नीचे मतलब कोष्ठ भाग में, पेट के भाग में कफ ज्यादा है तो विरेचन करवाते हैं। तो जो प्रोसीजर बताया गया है उस हिसाब से वमन और विरेचन करवाना, वो भी तीक्ष्ण कर्म करवाना। अन्नम रुक्षम मतलब रुक्ष अन्न लेना, ड्राई अन्न लेना, लेकिन ये ड्राई अन्न एट द सेम टाइम गुरु नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आप बिस्किट खाओगे तो बिस्किट तो ड्राई है लेकिन वो गुरु है। तो इसीलिए रुक्ष अन्न लेना, अल्प अन्न लेना, रुक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्णम। रुक्ष अन्न, अल्प अन्न मतलब खाना कम खाना चाहिए। तीक्ष्ण अन्न, तीक्ष्ण अन्न मतलब जिसमें स्ट्रॉन्गनेस है। और उष्ण अन्न, तीक्ष्ण अन्न मतलब जैसे मिर्ची है वो तीक्ष्ण है, तो तीक्ष्ण अन्न खाना चाहिए। और उष्ण अन्न खाना चाहिए। उष्ण भी गुण कफ के विपरीत है, तो उष्ण गुण से भी कफ का शमन होता है। अब रसों में उन्होंने क्या बताया? कटुतिक्त कषायकम, ये भी फर्स्ट अध्याय में हमने पढ़ा कि कटुतिक्त कषाय रस जो है वो कफ को शमन करते हैं। दीर्घ काल स्थितम मध्यम, दीर्घ काल स्थितम मध्यम मतलब मध्य, जितना पुराना मध्य हो उतना ज्यादा अच्छा। अब जितना पुराना मध्य हो उतना क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है। इसीलिए तो पुरानी शराब जो है वो कॉस्टली मिलती है। तो दीर्घ काल स्थित, दीर्घ काल मतलब ज्यादा काल तक, स्थित मतलब रखा हुआ, दीर्घ काल स्थितम मध्यम। रति प्रीति, रति प्रीति मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो ज्यादा करनी चाहिए। प्रजागरा, प्रजागर, जागर मतलब जगना, रात को जगना चाहिए। अनेक रूप व्यायाम मतलब अलग अलग प्रकार के व्यायाम करने चाहिए, अलग अलग प्रकार के अलग अलग रूप वाले व्यायाम करने चाहिए। चिंता वृक्ष, चिंता, चिंता मतलब टेंशन। अब ये चिंता और टेंशन में क्या फर्क है? जब बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो निगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं तो वो टेंशन हो गया, और पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं तो वो थॉट्स हो गए। तो यहाँ पर चिंता जो है वो टेंशन मतलब अलग अलग प्रकार के थॉट्स मन में लाना या ज्यादा सोचना, ये चिंता है। और रुक्ष विमर्दनम, अब अभ्यंग मर्दनम तो वात में भी बताया है, लेकिन अभ्यंग मर्दनम जो वात में बताया है वो तेल या स्नेह के साथ करने को कहा है। यहाँ पर रुक्ष विमर्दनम, रुक्ष विमर्दनम मतलब ड्राई पाउडर से ड्राई मसाज करने को कहा है। विशेषात वमनम, वो तो पहले ही लाइन में बता दिया था कि इसके विशेष जो चिकित्सा है वो वमन है।
यूषम, अलग अलग प्रकार के सूप्स लेने चाहिए। क्षौद्रम, क्षौद्र मतलब हनी, तो हनी लेना चाहिए। मेदोग्नम औषधम, अगर आपको याद हो तो मेद जो है वो कफ का मतलब कफ के साथ अन्योन्य भाव में रहने वाला है। हमने कहाँ पढ़ा था? राइट, दोषादि विज्ञानी में पढ़ा था ये कि मेद और कफ का रिलेशन है। तो मेदोग्न द्रव्य, मेद को कम करने वाली, मेद इज फैट, फैट को कम करने वाली द्रव्य लेने चाहिए। उसके बाद धूम, धूम मतलब अलग अलग प्रकार का मेडिसिनल, धूम्र नहीं कहा है, धूम कहा है, मतलब मेडिसिनल, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन का स्मोक इनहेल करना चाहिए। ठीक है, तो धूम, उपवास मतलब फास्ट करना चाहिए। गंडूष, गंडूष मतलब मुंह में कोई चीज रख के उसको पकड़े रहना, तो धूम उपवास गंडूष। निस्सुखत्वम, निस्सुखत्वम का मतलब है कि आप डिफिकल्ट टाइम को एंजॉय करना, एंजॉय मतलब डिफिकल्ट टाइम को फेस करना चाहिए। ठीक है, निस्सुखत्व मतलब आराम नहीं करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। निस्सुखत्वम सुखाय च, मतलब कोई भी चीज में आराम नहीं करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। सुख, सुखी न और सुखी सुखपूर्वक अवस्था में नहीं रहना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका कफ का उपक्रम। अब उन्होंने बताया है कि उपक्रमः पृथक दोषान् यो अयम उद्दिश्य कीर्तिता संसर्ग सन्निपातेषु यथा स्वम विकल्पये। मतलब मैंने या वाग्भट ने अब तक जो बताया है उसमें अलग अलग दोषों के अलग अलग उपक्रम बताए हैं, लेकिन संसर्ग और सन्निपात ये हमने कहाँ पढ़ा था? राइट, ये हमने पढ़ा था दोष भेदीय अध्याय में। संसर्ग और सन्निपात कितने प्रकार के होते हैं? 62 टाइप्स। तो संसर्ग और सन्निपात जो है, अगर है मतलब एक दोष घटा हुआ है, एक दोष बढ़ा हुआ है, दो दोष बढ़े हुए हैं, तो उन उन दोषों के हिसाब से, उन दोषों के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। मतलब अगर वात और पित्त दोनों बढ़ा है तो दोनों के उपक्रम करने चाहिए। ठीक है, दोषोपक्रमणीय चर्या। ग्रीष्मे प्रायो मरुत पित्ते, मतलब द जनरल ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वात एंड पित्त is similar to the regimen of summer ग्रीष्मे प्रायो मरुत पित्ते, जिसका मतलब है ग्रीष्म ऋतु में जो चर्या बताई है वो चर्या मरुत मतलब वायु और पित्त के बढ़ने पे करनी चाहिए। वासंतः कफ मारुते, कफ और मारुत मतलब वायु के और कफ में जो चर्या करनी, चर्या का क्या मतलब है? क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या क्या आसन करने चाहिए, योग करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस करने चाहिए। तो आहार और विहार ये चर्या में आते हैं। तो वसंत ऋतु में जो चर्या बताई है उसका कॉम्बिनेशन अगर वात और कफ दोनों बढ़ गए हैं तो करना चाहिए। अब वात और कफ तो अपोजिट है, तो दोनों की चर्या मतलब दोनों को एक ही चर्या क्यों बताई है? क्योंकि मरुतो योगवाहित्वात्, योगवाही मतलब एक चीज को बढ़ाने वाला, जैसे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का कंसेप्ट आपने पढ़ा था, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो मरुतः योगवाहित्वात्, जैसे कफ के लक्षणों को वात भी प्रकोप हो जाएगा तो बढ़ जाएंगे कफ के लक्षण, पित्त के लक्षण वात बढ़ जाएगा तो पित्त के लक्षण भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो योगवाही है, इट इज अ कैटलिस्ट। कफ पित्ते तु शारदा, कफ पित्ते तु शारदा, जिसका मतलब है शरद ऋतु में जो चर्या बताई है वो कफ और पित्त के वर्धन या बढ़ जाने में करनी चाहिए। अब राइट टाइम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? चय एवं जयेत दोषम, हमने संचय, प्रकोप और प्रशम पढ़ा था। तो राइट टाइम क्या है कि चय, जब दोष इकट्ठा हो रहा है उसी टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट करना सबसे आइडियल है। सबसे आइडियल क्या है? चय एवं जयेत दोषम, जब चय हो रहा है तभी उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। कुपितम तु अविरोधयन, मतलब अगर दोष बढ़ गए हैं, प्रकोपित हो गए हैं, तो एक दूसरे को बिना प्रकोप किए, मतलब अगर
वात बढ़ा है तो वात को जब हम ट्रीट करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि कफ का प्रकोप नहीं हो, क्योंकि वात और कफ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कुपितम तु अविरोधयन, मतलब दूसरे दोष को बिना बढ़ाए कुपित अवस्था में करना चाहिए। सर्वकोपे बलियासम शेष दोषे अविरोधता। सर्वकोपे अगर तीनों दोष बढ़ गए हैं तो क्या करें? बलियासम जो स्ट्रॉन्ग दोष है उसको पहले, जो मोस्ट पावरफुल दोष है उसको पहले कंट्रोल में लाना चाहिए। शेष दोष है अविरोधता, लेकिन कंट्रोल में कैसे लाना चाहिए? बाकी दो दोष हैं उनको बिना बढ़ाए या उन पे कंट्रोल बिना छोड़े आपको इसमें कंट्रोल लाना है। जो सर्वकोप में तीनों दोषों में, मतलब अगर वात पित्त कफ और तीनों बढ़े हैं तो वात का तो आप ट्रीटमेंट करो, लेकिन ध्यान ये रखो कि उस ट्रीटमेंट से कफ भी ना बढ़े या उस ट्रीटमेंट से पित्त ना बढ़े जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जो ऑलरेडी प्रकोपित है। तो दिस इज द राइट टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। अब शुद्ध और अशुद्ध चिकित्सा के बारे में उन्होंने कहा है। शुद्ध और अशुद्ध चिकित्सा मतलब शुद्ध चिकित्सा प्रयोगः शमयेत व्याधिम एकम यो अन्यम न उदीरयेत, मतलब एक व्याधि की चिकित्सा करते करते आप दूसरी व्याधि नहीं लाना चाहिए। आपके ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये पहला ध्यान। आज की तारीख में भी जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाते हैं तो इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये नहीं पूछा जाता कि आपके दवाई से कितना फायदा हुआ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये देखा जाता है कि आपकी दवाई से और क्या नुकसान हुआ। तो यही चीज उन्होंने यहाँ बताई है कि एक जो ट्रीटमेंट करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि एक व्याधि को तो शमन कर लिया, दूसरे व्याधि का उदीरण नहीं होना चाहिए। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि पेन किलर्स, जब हम पेन किलर लेते हैं तो जैसे हमने पेन किलर ले लिया, जैसे आइबुप्रोफेन ले लिया या डाइक्लोफेनेक ले लिया, तो जब पेन किलर लेते हैं तो पेन तो सबसाइड हो जाता है, साथ में क्या आता है? एसिडिटी। तो ये ध्यान रखना है कि एक व्याधि को शमन करते वक्त दूसरी व्याधि नहीं आनी चाहिए। क्यों? तो न असव विशुद्ध शुद्धस्तु शमयेत यो न अन्यो न कोपयेत। एक व्याधि को शांत करते करते अगर दूसरी व्याधि को हमने पैदा कर लिया तो वो शुद्ध चिकित्सा नहीं होती, शुद्ध चिकित्सा नहीं होती। ठीक है, अब हम चलते हैं दोषक गति पे। दोष की दो गतियां बताइए, एक कोष्ठ गति और एक शाखा गति। शाखा मतलब, कोष्ठ मतलब आपका जो सेंट्रल कोर जिसको बोलते हैं या सेंट्रल बॉडी पार्ट जो बोलते हैं, जिसमें उरा आता है और एब्डोमेन आता है। द चेस्ट एंड द एब्डोमेन इज योर कोष्ठ। एंड शाखा, शाखा इज एवरीथिंग विच इज अवे फ्रॉम द कोष्ठ, दैट इज योर टू हैंड्स, टू लेग्स एंड योर सिर। तो जब दोष ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो फैल जाते हैं, हमने देखा था संचय, प्रकोप और प्रसर। ठीक है, तो जब फैल जाते हैं तो वो कहीं भी जाके रुक सकते हैं, हाथ में जाके रुक सकते हैं, संधियों में जाके रुक सकते हैं, धातुओं में जाके रुक सकते हैं, सर में जाके रुक सकते हैं, आंखों में जाके रुक सकते हैं। तो ये जो है ये शाखा गति हो गई। कोष्ठ बढ़ता कहाँ है? कोष्ठ के स्थान, दोष बढ़ता कहाँ है? दोष के सब स्थान जो है वो तो कोष्ठ में ही है। तो दोष कोष्ठ को छोड़ के जब शाखा में चला जाता है तो उसको शाखा गति कहते हैं, मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द शाखा। और जब शाखा से दोष फिर से कोष्ठ में आ जाता है तो उसे कोष्ठ गति कहते हैं, मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द कोष्ठ। अब कोष्ठ गति होना क्यों जरूरी है? कोष्ठ गति होना क्यों जरूरी है? आपके हाथ में गुद है? नहीं है। आपके हाथ में मुंह है? नहीं है। तो अगर दोष को हमको शरीर से बाहर निकालना हो तो हमको उसको कोष्ठ में लाना जरूरी है, क्योंकि कोष्ठ में ही अगर लाएंगे तभी तो हम उससे विरेचन करवा सकते हैं या वमन करवा सकते हैं। तो अगर शाखा में दोष है तो उनको कोष्ठ में लाना जरूरी है। तो शाखा